हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 और यूनिट 10 में हम पढ़ रहे हैं थ्योरी क्लासेस। अभी उच्चतर शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन, ये हमारी थर्ड क्लास है थ्योरी की। और इससे पहले की जो भी क्लासेस है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी बच्चे नए हैं वो ज़रूर देख लेना और अपनी तैयारी अच्छी कर लेना। उच्चतर शिक्षा से संबंधित योजनाएं हम कुछ पढ़ चुके हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। शिक्षा के लिए निशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। शिक्षा के लिए निशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, यह परियोजना शैक्षिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, निशुल्क एवं मुक्त स्रोत जो सॉफ्टवेयर है ये परियोजना क्या करती है, जो भी शैक्षिक संस्थान है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। आईआईटी मुंबई इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। ठीक है, इनकी एजेंसी भी याद रखनी है, हम पहले भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो किस किस का संयोजक कौन सी कंपनी है, ठीक है, तो इसका याद रखना। आईआईटी मुंबई इस परियोजना की क्या है, नोडल एजेंसी है जो इसको संचालित करती है। विद्वान, ये विद्वान वो नहीं है, ये विद्वान एक परियोजना है। ठीक है, एक योजना है जो कि हायर एजुकेशन के लिए चलाई गई है। यह एक विशेषज्ञ डेटाबेस है जो भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और शोध संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल को एकत्रित करता है। याद कर रही है विद्वान क्या है, यह एक विशेषज्ञ डेटाबेस है जो भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और शोध संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल को एकत्रित करने का काम करती है। ठीक है, आगे है यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी शिक्षा मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल जो लाइब्रेरी वो किसके तहत स्थापित की जा रही है, तो शिक्षा मिशन के तहत। और शिक्षा मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ये दोनों मिलकर के इसे क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता और समूह को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, निकायों में सभी मौजूदा डिजिटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकत्रित करना है। ठीक है, ये याद रख लेना। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य है सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूह को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए ये शुरू की जा रही है। शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, निकायों में सभी मौजूदा डिजिटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करना है। ये सारी परियोजना आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। टॉक टू ए टीचर, और भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। टॉक टू ए टीचर आईआईटी मुंबई द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम है। ये टॉक टू ए टीचर ये आईआईटी मुंबई द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम है। उद्देश्य देश भर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। टॉक टू ए टीचर यानी कि टीचर से बातचीत करना। इसका उद्देश्य है देश भर के जो टीचर हैं उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। इस प्रोजेक्ट में अमृता विश्वविद्यालय भी भागीदार है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या है, अमृता जो विश्वविद्यालय है वो भी भागीदार है इसके अंदर। आज के क्वेश्चन ये प्रश्न उत्तर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। आज के क्वेश्चन जो है ये परियोजना क्या करती है, ये प्रश्न उत्तर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। पूरे भारत के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब आईआईटी मुंबई के संकाय सदस्य देते हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब है ऑनलाइन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखे होंगे गूगल वगैरह पर जब बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसका जवाब उन्हें मिल जाता है। और ये जवाब कौन देते हैं, आईआईटी मुंबई के जो भी संकाय सदस्य होते हैं वो देते हैं।
उच्चतर आविष्कार योजना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उच्चतर आविष्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 के अंदर। इस योजना का मुख्य कार्य भारत और भारत के बाहर शिक्षा और उद्योगों के मध्य सहयोग स्थापित करना है। ठीक है, उच्चतर आविष्कार योजना का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य जो कार्य है वो है भारत और भारत के बाहर, ठीक है, विदेशों में भी शिक्षा और उद्योगों के मध्य सहयोग स्थापित करना उच्चतर आविष्कार योजना का उद्देश्य है, याद रख लेना। ईशान उदय यूजीसी द्वारा वर्ष 2014-15 के शैक्षिक सत्र से पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, यूजीसी के द्वारा की गई है ये योजना, तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूजीसी नेट है। ठीक है, यूजीसी मतलब एनटीए करवाता है, वैसे तो उसे पहले यूजीसी करवाता था, तो इसको भी याद रख लेना है। ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है, किसके लिए? पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए। ईशान उदय पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए ये योजना चलाई गई है। उन्नत भारत अभियान में क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत सभी तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संस्थान 5 गाँव को गोद लेंगे और उनके नवाचार की योजना तैयार करेंगे। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा? सभी तकनीकी और उच्चतर शिक्षा जो संस्थान हैं वो 5 गाँव को गोद लेंगे। किसको? 5 गाँव को गोद लेंगे और उनके नवाचार की योजना तैयार करेंगे। इससे हमारा जो भारत है वो उन्नत हो जाएगा, ऐसा इस अभियान का उद्देश्य है। ई पाठशाला एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो वीडियो, आवश्यक पत्रिकाओं सहित सभी इस शैक्षिक संस्थानों और संसाधनों और अन्य मुद्रण और गैर मुद्रण सामग्री की प्रदर्शन, मंजूसा और विस्तारण के लिए ई पाठशाला का निर्माण किया गया है। ठीक है, ई पाठशाला का निर्माण किसके लिए किया गया है? तो एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो वीडियो, आवश्यक पत्रिकाओं सहित सभी इस शैक्षिक संसाधनों और अन्य मुद्रण और गैर मुद्रण यानी कि प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड सामग्री जो होती है उसका प्रदर्शन, मंजूसा और विस्तारण के लिए ई पाठशाला का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, एक हमने अभी पढ़ा था उच्चतर आविष्कार अभियान, ये है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, दोनों अलग अलग हैं, याद रख लेना। इस अभियान का जो शुभारंभ है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 9 जुलाई 2015 को किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ किसने किया, किसके हाथों से किया गया था? तो अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था 9 जुलाई 2015 के अंदर। यह 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रोत्साहित करने की एक पहल है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य क्या है? तो गणित और प्रौद्योगिकी के लिए बच्चों को क्या करना? प्रोत्साहित करना। उड़ान परियोजना, सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए वर्ष 2014 में शुरू की थी ये परियोजना, और इसके अंतर्गत जी मुख्य एवं एडवांस, जी यानी कि जिनको हम जेई परीक्षा बोलते हैं, जो ये लिखा जाता है जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस की जो प्रवेश परीक्षा होती है, और साथ ही अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज और संस्थानों में दाखिले की तैयारी हेतु पात्र बालिकाओं के मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये उड़ान परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, 11वीं और 12वीं की जो बच्चियाँ हैं, बच्चियों के लिए केवल ये ध्यान रखना है, ये ओनली लड़कियों के लिए ये सुविधा स्टार्ट की गई है। लड़कियों के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, और इसमें जो भी लड़कियां एडवांस या जेई की परीक्षा देना चाहती हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके लिए क्या होगा, उनको जो भी लड़कियां पात्र हैं, जो जिनके अंदर ये एलिजिबिलिटी है, उनका मार्गदर्शन करना और उनको संसाधन उपलब्ध करवाना। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम एजुकेशन, ये राइज का फुल फॉर्म है। यहाँ पर राइज की ओनली फुल फॉर्म ही है, यही ज़्यादातर पूछी जाती है।
ठीक है। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम एजुकेशन, भारत वाणी परियोजना, इस योजना का उद्देश्य मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए भारत की समस्त भाषाओं के बारे में एवं भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को एक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ठीक है। भारतीय वाणी परियोजना, वाणी यानी कि बोली होती है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो यही है कि मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हमारे संविधान में वर्णित हैं, समस्त भाषाओं के बारे में और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जो भी ज्ञान है उसको एक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ध्येय वाक्य क्या है इसका? भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान, भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान, ये इसका ध्येय वाक्य है। यूजीसी की स्ट्राइड पहल, यूजीसी की स्ट्राइड पहल, यूजीसी ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी की घोषणा की थी। ठीक है, यूजीसी की स्ट्राइड पहल, यूजीसी ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ये अनुसंधान यानी कि खोज की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, नए नए आविष्कारों के लिए नई पहल शुरू की थी, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी की। ये इसकी फुल फॉर्म है स्ट्राइड की, इसको याद रख लेना। आगे यहाँ पर इक्विप प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है इक्विप प्रोजेक्ट यानी कि EQUIP। इससे तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम से है। ठीक है, समावेशी का मतलब होता है जहाँ पर सारी अलग अलग भाषाओं के बच्चे और डिफरेंट क्षेत्र से आने वाले सभी तरह के बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। और इक्विप से तात्पर्य यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उन्नयन करना और समावेशी कार्यक्रम को बढ़ावा देना। भारत में बहुस्तरीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसे वर्ष 2019 से 2024 के बीच में लागू किया जाना था। डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल, डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों में डिजिटल पहल की निगरानी हेतु यह पोर्टल तैयार किया गया है। ठीक है, डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों में डिजिटल पहल की निगरानी हेतु, ठीक है, उनकी निगरानी करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के बदलते वैश्विक स्वरूप के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की पहचान करना है। ठीक है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक शिक्षा के बदलते वैश्विक स्वरूप के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की पहचान करना। साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल यह एक पायलट परियोजना है। ये किस प्रकार की परियोजना है? तो पायलट परियोजना है जो विद्यार्थियों, शिक्षक और रोजगार में लगे व्यक्तियों या ज्ञान अर्जित करने वालों को जीवन पर्यंत निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करने वाला वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। ठीक है, ये पायलट परियोजना है जो विद्यार्थी या शिक्षक या फिर रोजगार में किसी नौकरी में लगे हुए हैं, जो लोग किसी रोजगार में लगे हुए हैं, वो उन व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? जीवन पर्यंत तक उनको निःशुल्क अध्ययन करवा सकते हैं। जीवन पर्यंत तो कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, जब तक भी वो अपना अध्ययन करते हैं उनको निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने वाला ये वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। इस पोर्टल का शुभारंभ 30 अक्टूबर 2006 को किया गया था। साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के शुभारंभ कब किया गया? इसका 30 अक्टूबर 2006 ईस्वी में। विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा ऋण योजना, विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा ऋण योजना विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने वाला एक प्रथम पोर्टल है। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्टल है ऐसा जो कि ऋण उपलब्ध करवाता है। यह पोर्टल वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ के संयुक्त मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। ठीक है, इसको ये ध्यान रख लेना है किस किस के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ के संयुक्त मार्गदर्शन में इसको विकसित किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत
15 अगस्त 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा आर्थिक समस्याओं के कारण बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ये ऋण उपलब्ध करवाता है। दीक्षा पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की थी। 5 सितंबर को आप सभी जानते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो 5 सितंबर 2017 में इसकी शुरुआत की थी दीक्षा पोर्टल की। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की जीवन शैली को अधिक से अधिक डिजिटल बनाने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित किया जाएगा। इस पोर्टल की टैगलाइन आपको याद रखनी है, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर। ठीक है, इस पोर्टल की जो टैगलाइन है वो क्या है? नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, DEEKSHA। ये इसकी क्या है, स्पेलिंग है। तो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर। औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जिसमें विद्यार्थियों को निश्चित समय सीमा में योजनाबद्ध तरीकों से ज्ञान दिया जाता है। मतलब जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कहीं पे कॉलेज में पढ़ता है, तो उसकी जो सारी चीज़ें, जो टाइम होता है पढ़ने की, जो क्लासेज लगती हैं, सारी चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं, है ना। बच्चे को टाइम से जाना पड़ता है, टाइम से आना पड़ता है, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ये होती है औपचारिक शिक्षा। और दूरस्थ शिक्षा की अगर बात करें तो जबकि जो दूरस्थ शिक्षा होती है वो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों को खास स्थान पर खास समय के अनुसार एकत्रित होने की बाध्यता नहीं होती है। यह प्रणाली विद्यार्थी कार्य विधियों एवं शिक्षक समय के संबंध में बहुत ही लचीली होती है। ठीक है, जो दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन इसे बोलते हैं, इसमें होता है ना, जैसे बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह आजकल कर रहे हैं तो घर बैठे ही वो कर लेते हैं, घर बैठे ही बस उनको पेपर देने जाना होता है। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ड्रेस पहन के ही आनी है या फिर इसी जगह पर आपको डेली पढ़ाया जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये होती है दूरस्थ शिक्षा। जेम्स टेलर ने वर्ष 1995 में दूरस्थ शिक्षा की 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया है। ठीक है, जेम्स टेलर, इनका नाम याद रख लेना है। जेम्स टेलर ने वर्ष 1995 में दूरस्थ शिक्षा की 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया था। इनके अंतर्गत अब 5वीं पीढ़ी का आविर्भाव भी हो चुका है। ठीक है, इन्होंने 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया था 1995 में, लेकिन अब वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का भी आविर्भाव हो चुका है। ज्ञानवाणी, अगर ज्ञानवाणी की बात करें तो विद्यार्थियों की सुविधा हेतु वर्ष 2001 में, ये समय याद रख लेना है, 2001 में इस FM रेडियो चैनल की शुरुआत की गई थी। ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन। देखो, वाणी का मतलब होता है बोलना, और ये जो रेडियो होता है आप जानते हैं वो केवल बोलता है, वो हमें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो केवल वाणी, ज्ञान वाणी किसके लिए? रेडियो के द्वारा इसकी सुविधा शुरू की गई है, FM रेडियो चैनल के द्वारा। ज्ञान दर्शन की अगर बात करें तो विद्यार्थियों की सुविधा हेतु 26 जनवरी 2000 को इस शैक्षिक टेलीविज़न चैनल की शुरुआत की गई थी। विद्यार्थियों के अध्ययन को यह चैनल सरल और सहज बनाता है। ज्ञान दर्शन किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये उन विद्यार्थियों के लिए जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं, और ये टीवी पर कुछ चैनल ऐसे शुरू किए गए हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के काम आते हैं। एकलव्य प्रौद्योगिकी या तकनीक चैनल, आईआईटी और इग्नू के मध्य दूरस्थ शिक्षा की एक संयुक्त पहल है ये। इस चैनल की शुरुआत 26 जनवरी 2003 ईस्वी में हुई थी। एकलव्य प्रौद्योगिकी या फिर तकनीक चैनल। एकलव्य आप जानते ही होंगे, महाभारत के टाइम पर, यानी कि जो द्रोणाचार्य थे, एकलव्य उनको अपना गुरु मानता था और उनको गुरु मान करके उनकी प्रतिमा बना करके ही उसने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ठीक है, तो ये दूरस्थ शिक्षा में इसकी शुरुआत अब की गई है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सारी योजनाएं हम पढ़ चुके हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपके लिए क्लास यूज़फुल रहेगी, ज़रूर रहेगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।